नमस्ते। आज हम एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं जहां हर लहर के नीचे एक बहुत ही डरावना सच छिपा है। आज का हमारा ये विश्लेषण कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये विश्वासघात, गहरा दर्द और एक ऐसी खौफनाक सच्चाई का जाल है जो रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य के गहरे और अंधेरे पानी में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, क्या कोई श्राप किसी की जान बचा सकता है? सुनने में बिल्कुल अजीब और नामुमकिन सा लगता है ना। मतलब हम हमेशा श्राप को बर्बादी और मौत से ही जोड़कर देखते हैं। लेकिन आज की हमारी इस कहानी की जड़ में यही वो विरोधाभास है जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और सबूतों की कड़ियां जोड़ेंगे, ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। खैर, चलिए देखते हैं कि इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। भाग एक खौफनाक घटना और हमले के बाद का मंजर। जरा सोनिया की हालत की कल्पना कीजिए। उसका दाहिना हाथ कोहनी के ठीक ऊपर से कट चुका है। उसकी पूरी जिंदगी एकदम से पलट गई है। एक हाथ के बिना खाना बनाना, कोई डब्बा खोलना या बस फर्श साफ करना, ये आम से दिखने वाले काम अब उसके लिए एक भयानक संघर्ष बन चुके हैं। लेकिन असली यातना शारीरिक नहीं, मानसिक है। जब वो टूटकर रोती है तो उसके घर का एक नल अचानक रहस्यमय तरीके से अपने आप चालू हो जाता है। टप टप टप, पानी की वो बूंदें जैसे उसे चिढ़ा रही होती हैं। वो बेतहाशा चीखती है कि वो अदृश्य शक्ति उसे भी मार क्यों नहीं देती। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आइए उस मनहूस दिन पर वापस चलते हैं। तो चलिए उस भयानक दिन में चलते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। सोनिया और उसका मंगेतर गर्वित अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। गर्वित उसे अंगूठी पहनाता है, लेकिन अगले ही पल मंजर पूरी तरह बदल जाता है। सोनिया नदी के पास खड़ी है और देखती है कि पानी अचानक खून से लाल हो रहा है। वो घबराकर गर्वित को पुकारती है और पानी की तरफ दौड़ती है। और तभी पानी के अंदर से एक भयानक प्राणी, जिसे वहां पनडुब्बी कहा जाता है, बाहर निकलता है और सोनिया के हाथ पर इतनी बेरहमी से हमला करता है कि उसका हाथ ही कट जाता है। बाहर से देखने पर यही लगता है कि एक खूंखार जानवर ने सोनिया की जिंदगी बर्बाद कर दी और गर्वित को निगल लिया। लेकिन क्या सच इतना सीधा होता है? भाग 2, नदी का काला सच और जांच की शुरुआत। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है आशिमा से। जब वो नदी के किनारे पहुंचती है तो हर छोटी चीज को बारीकी से देखती है। गीली मिट्टी पर किसी भारी चीज को घसीटने के एकदम साफ निशान हैं। पास ही एक पेड़ की टहनी में कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा भी फंसा है। इन सबूतों को देखकर आशिमा को लगता है कि ये किसी बड़े शिकारी जानवर, शायद किसी मगरमच्छ का काम है। वो इस पूरे इलाके को सील करने की बात कहती है। लेकिन तभी गांव का एक अजीब सा इंसान चंदन वहां आता है और कुछ ऐसा कहता है जो पूरी थ्योरी को ही पलट देता है। चंदन एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी देता है। वो कहता है, आप जितना करीब जाएंगी उतना ही खतरा बढ़ेगा। वो आशिमा को साफ साफ बता देता है कि उस नदी में कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो है। वो तंज भी कसता है कि भला पानी को कोई कैसे कैद कर सकता है। चंदन का ये अजीब और भयानक विश्वास इस बात का पक्का इशारा है कि गांव वाले किसी आम जानवर से नहीं, बल्कि एक श्राप से खौफजदा हैं। लेकिन ये वो आखिर है कौन? इसका जवाब पुलिस स्टेशन की पुरानी फाइलों में दफन था। भाग 3, सुराग और साजिश, अतीत की परतें खोलना। तो इस पूरी मिस्ट्री की चाबी इस 17 साल पुराने टाइमलाइन में छिपी है। आशिमा को एक पुरानी पुलिस रिपोर्ट मिलती है। 17 साल पहले सावित्री नाम की एक औरत को गांव वालों ने डायन बताकर उसी नदी में डुबोकर मार डाला था। और सुनिए, सावित्री का पूरा नाम था सावित्री चंदन गुप्ता। जी हाँ, ये उसी चंदन की पत्नी थी जो नदी किनारे वो चेतावनी दे रहा था। और सबसे बड़ी बात, नदी में ये खौफनाक हमले सावित्री की मौत के ठीक बाद शुरू हुए थे। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक भयानक बदले की शुरुआत थी। सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब आशिमा सीधा चंदन के दफ्तर पहुंचती है। वो उसका बंद दराज तोड़ती है और अंदर उसे 17 साल पुराने अखबारों की कटिंग्स मिलती हैं। लेकिन सबसे डरावनी चीज जो वहां थी, वो था एक रहस्यमय गीली साड़ी का टुकड़ा। जरा सोचिए, 17 साल पुरानी घटना से जुड़ी एक साड़ी का टुकड़ा आज भी गीला कैसे हो सकता है? ये इस बात का पुख्ता सबूत था कि चंदन सिर्फ एक दर्शक नहीं है, उसका इस श्रापित आत्मा से सीधा और बहुत ही गहरा कनेक्शन है। चलिए चंदन की इस 17 साल पुरानी घिनौनी साजिश को थोड़ा डिकोड करते हैं। असल में ये किसी डायन का श्राप था ही नहीं, ये एक लालची इंसान की क्रूरता थी।
पहला कदम, चंदन ने अपनी ही पत्नी सावित्री को डायन घोषित कर दिया। दूसरा कदम, उसने गांव वालों के दिमाग में जहर भला और उनके साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को पानी में डुबोकर मार डाला। और ये सब क्यों? ताकि वो अपनी नाजायज पत्नी को अपने घर ला सके। बस इसी खौफनाक धोखे ने सावित्री को एक प्रतिशोधी पनडुब्बी में बदल दिया। भाग 4, आखिरी शिकार, सम्मोहन और जाल। अब वापस आते हैं वर्तमान की उस भयानक रात में। सोनिया एक गहरे सम्मोहन में दिख रही है। पूरे जंगल में उसे सिर्फ गर्वित की आवाज सुनाई दे रही है। वो एक बेजान मूर्ति की तरह बस नदी की ओर बढ़ती जा रही है। जब पानी से वो भयानक आकृति बाहर आती है तो सोनिया को उसमें गर्वित का चेहरा नजर आता है। वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है और रोते हुए कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो। ये एक बेहद दर्दनाक भ्रम है जो सोनिया को सीधे मौत के मुंह में खींच रहा है। लेकिन ऐन मौके पर आशिमा वहां एक तेज टॉर्च लेकर पहुंच जाती है। रोशनी पड़ते ही वो पनडुब्बी अपने असली खौफनाक रूप में आ जाती है और सोनिया का भ्रम टूट जाता है। आशिमा उसे समझाती है कि वो गर्वित नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहां से भाग पाते, चंदन झाड़ियों से बाहर आता है। वो अचानक हमला करता है, एक रस्सी खींचता है जिससे आशिमा एक छिपे हुए गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाती है। और अब चंदन सोनिया को पकड़कर घसीटते हुए उसी खूनी नदी की तरफ ले जाता है। और यहाँ चंदन का वो पागलपन सामने आता है जो रूह कंपा दे। वो कहता है, मेरा बेटा मरा नहीं है, आज ये लड़की उसे पूरा कर देगी। मतलब चंदन का ये मानना है कि जब वो पनडुब्बी किसी को खाती है तो वो इंसान उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है। वो सोच रहा है कि उसका बेटा अमर हो गया है और सोनिया की बलि देने से वो प्राणी खुश हो जाएगा और उसका बेटा पूरा हो जाएगा। अपनी पत्नी की हत्या के बाद अब वो अपने ही बेटे की मंगेतर की बलि चढ़ाने जा रहा था। भाग 5, धोखे का पर्दाफाश और अंतिम पासा। और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। जब चंदन सोनिया को पानी के पास ले जाता है तो वो प्राणी अचानक चंदन पर ही हमला कर देता है। और पहली बार वो प्राणी बोलता है। वो सावित्री की आत्मा है। वो चंदन का गला पकड़कर कहती है, मुझे चुड़ैल बताकर मरवाने की साजिश तेरी थी, मुझे आदमियों से नफरत है। सावित्री बताती है कि चंदन ने एक लड़की की बलि देने की कोशिश करके अपने ही नियम तोड़ दिए हैं। सावित्री सिर्फ धोखेबाज पुरुषों से नफरत करती है, किसी निर्दोष लड़की से नहीं। और इस तरह कर्म अपना हिसाब पूरा करता है। सावित्री की आत्मा सोनिया को छूती तक नहीं है। इसके बजाय वो अपने कातिल, अपने धोखेबाज पति चंदन को गले से दबोच लेती है। चंदन की सारी मिन्नतें, सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती हैं। एक जोरदार झटके के साथ सावित्री उसे गहरे पानी में खींच ले जाती है। कुछ ही पलों में पानी की सतह पर बस चंदन का खून फैल जाता है। 17 साल पुराना न्याय आखिरकार पूरा हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा राज तो अभी बाकी है। यहाँ आकर पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। शुरुआत में हमारा वो सवाल याद है, क्या कोई श्राप किसी की जान बचा सकता है? ये रहा उसका जवाब। सोनिया को लगता था कि गर्वित उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन काला सच कुछ और ही था। गर्वित ने असल में सोनिया को धोखा दिया था। कैंप में जाने से पहले उसने दवाई के बहाने सोनिया को एक ऐसा वायरस इंजेक्ट किया था जो उसे पूरी तरह से लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज कर देता। गर्वित और चंदन उसे पानी में डुबोकर मारना चाहते थे। लेकिन जब पनडुब्बी ने सोनिया का हाथ काटा तो उसने वास्तव में उस वायरस से संक्रमित हाथ को शरीर से अलग कर दिया था। उस भयानक श्राप ने, उस खौफनाक हमले ने असल में सोनिया की जान बचा ली थी। और ये आखिरी रहस्य तो इस पूरी कहानी का मास्टर स्ट्रोक है। सोनिया जंगल में कभी सम्मोहन में थी ही नहीं। वो कोई बेचारी शिकार नहीं थी। जब वो घर में रो रही थी और नल से पानी गिर रहा था, तब असल में सावित्री की आत्मा ने उससे बात की थी और उसे गर्वित की सारी सच्चाई बता दी थी। सोनिया और सावित्री ने मिलकर ये पूरा नाटक रचा था ताकि चंदन को यकीन हो जाए और वो खुद अपनी मौत के जाल में उस नदी के किनारे खिंचा चला आए। धोखे की मारी दो औरतों ने मिलकर इंसाफ की एक बेहतरीन पटकथा लिख दी थी। अगली सुबह हो चुकी है। आशिमा और सोनिया उस मनहूस जगह को छोड़कर शहर की ओर एक नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ती हैं। लेकिन जाते जाते एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। नदी के पानी में एक बार फिर बुलबुले उठने लगे हैं। क्या ये खेल सच में खत्म हो गया है? आशिमा ने एक बात कही थी, वो शक्ति कभी नहीं जाएगी। वो बस इंतजार करेगी जब तक कोई और इंसान अपने लालच, नफरत या दुख से उसे वापस नहीं बुलाता।
कर्म और बदले की ये डरावनी कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़े राक्षस पानी के नीचे नहीं, बल्कि हम इंसानों के अंदर ही पनपते हैं। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही अनसुलझे राज के साथ।